जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी भाषा में शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हिंदी व्याकरण के 3 खंड में शब्द का विशेष स्थान है। व्याकरण के मुख्यतः 3 भाग किए जाते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इन तीनों के ही संयोग से हम एक अच्छी कहानी, एक अच्छा निबंध और एक अच्छी रचना कर पाते हैं। तो आज हम इस क्रम में शब्द से संबंधित प्रस्तुत प्रकरण को समझेंगे। तो आइए जानें सबसे पहले कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई मानी जाती है जब 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर के एक समूह बनाए और वह समूह एक निश्चित अर्थ देता हो, ऐसे समूहों को हम शब्द कहते हैं। जैसे क जोड़ म जोड़ ल, यहाँ पर 3 शब्दों के 3 वर्णों के संयोग से एक शब्द बन रहा है कमल। कमल शब्द जो है एक पुष्प के लिए रूढ़ है, एक पुष्प के लिए प्रसिद्ध है, यह एक सार्थक शब्द है। इस प्रकार से आपने देखा कि 2 या 2 से अधिक शब्द वर्णों के संयोग से एक समूह बनता है, उसी समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द के बाद जाने पद किसे कहते हैं। यही शब्द जब किसी वाक्यों में प्रयुक्त हो जाते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा है कमल। कमल यहाँ पर शब्द है, यह इकाई में है, भाषा की स्वतंत्र इकाई में है, ये शब्द है। लेकिन इसी शब्द का जब हम किसी वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो यह शब्द न होकर के पद का हो जाता है। जैसे सरोवर में कमल खिलते हैं, कमल खिलते हैं। इस वाक्य में आप देखेंगे कि कमल का प्रयोग किया है वाक्य में, इसलिए यहाँ पर कमल शब्द न होकर के पद बन जाएगा। तो शब्द और पद में अंतर है। शब्द वह है जो भाषा की स्वतंत्र इकाई है, जिसे हम अकेला ही लिखते हैं, लेकिन वही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होंगे वह पद बन जाते हैं। अब शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। शब्दों को हम 5 वर्गों में बांटते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो हम सबसे पहले जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति अर्थात जब हम किन्हीं शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करते हैं, वह शब्द कहाँ से आया, यह विचारणीय होता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं उन्हें हम जानें। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के मुख्यतः 5 भेद माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा विदेशी और आखिरी में कहीं इसकी गणना नहीं होती, जिन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। तो जाने तत्सम शब्द, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत की सबसे निकटतम किसी भाषा को यदि माना जाए वह हिंदी भाषा है। इसी कारण से हिंदी भाषा में कई बार संस्कृत के शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग होता है। तत्सम शब्द अर्थात संस्कृत का वह शब्द जिसमें किसी भी परिवर्तन किए बिना हूबहू हिंदी में प्रयोग किया जाए, ऐसे शब्दों को हम
दुग्ध आदि ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं, इनका प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं बिना किसी परिवर्तन के। तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्दों में अपभ्रंश होकर के उत्पन्न होते हैं, अर्थात संस्कृत शब्द में किन्हीं सामान्य परिवर्तन के द्वारा वह शब्द लिखे जाएं, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मुख का हम हिंदी में तद्भव में लिखते हैं मुख, नेत्र का नयन, हस्त का हाथ, दही का दही, दुग्ध का दूध। इस प्रकार के ये शब्द तद्भव शब्द कहे जाते हैं। तद्भव शब्द अर्थात संस्कृत के शब्दों का बदला हुआ हिंदी रूप तद्भव शब्द कहलाता है। फिर तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द क्या है? देशज का होता है देशज, अर्थात जो क्षेत्र विशेष में जन्मा हो देशज है। हिंदी भाषा में तत्सम तद्भव के अतिरिक्त हम देशज शब्द अर्थात क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली बोलियों से हम उन शब्दों को हिंदी में स्थान दे चुके हैं, ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे सामान्य तौर पर हम नाम लेते हैं खुरपी, कुल्हाड़ी, लोटा, लड़का आदि ऐसे शब्द हैं जो कि देशज शब्द कहलाते हैं। खुरपी, लोटा, कुल्हाड़ी आदि शब्द देशज शब्द कहे गए। फिर उसके बाद है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वह शब्द जो हमारे देश में नहीं है, अर्थात हमारी भाषा में ऐसे शब्दों का कोई स्थान नहीं है, वह दूसरे देश से दूसरी भाषा से हमने ग्रहण किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम हिंदी भाषा में कई अन्य भाषाओं के शब्दों को भी ग्रहण करना शुरू कर चुके हैं। ऐसे बाहरी भाषा से लिए गए शब्दों को भी हम विदेशी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की आदि सभी शब्द आते हैं। जैसे कागज, तोप, हथियार, बंदूक, बारूद, इंतजार आदि शब्द विदेशी शब्द कहे जाते हैं। फिर आगे आता है संकर शब्द। संकर शब्द वह है जो दो अलग अलग भाषाओं से ग्रहण किए गए शब्दों का संयोग। ऐसे शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं आप टिकट, घर। यहाँ पर टिकट और घर दो शब्दों के संयोग से एक शब्द बन रहा है, जिसमें टिकट अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द है। इस प्रकार अंग्रेजी और हिंदी के योग से एक शब्द का निर्माण होता है। ऐसे शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं रेलगाड़ी। रेलगाड़ी शब्द में रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है। यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी के संयोग से संकर शब्द उत्पन्न हुए। तो संकर शब्द में दो अलग अलग शब्दों, अलग अलग भाषाओं से लिए गए शब्द के योग से संकर शब्द का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद जानते हैं। उसके बाद से है रचना के आधार पर। दूसरा हम जानेंगे रचना के आधार पर शब्दों के भेद। तो रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद बताए गए हैं। सबसे पहला रूढ़, दूसरा है यौगिक
वह शब्द जो किसी एक अर्थ विशेष के लिए प्रसिद्ध हो चुके हैं, ऐसे शब्दों को हम रूढ़ कहते हैं। जैसे कि हमने लिखा खिड़की, भोजन, नेत्र आदि ऐसे शब्द होते हैं जो किसी अर्थ विशेष के लिए रूढ़ हो चुके हैं या प्रसिद्ध हो चुके हैं। ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा शब्द है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द अर्थात वह शब्द जो दो शब्दों के संयोग से बनता है, ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। कभी कभी दो से अधिक शब्द भी होते हैं। यहाँ पर यौगिक शब्द में हमने ले लिया भोजन जोड़ आलय अर्थात भोजनालय। यहाँ पर भोजनालय शब्द जो है यौगिक शब्द होगा, दो शब्दों के योग से बना है। रसोई घर, रसोई घर, यहाँ पर ये दो शब्द के संयोग से बना हुआ एक शब्द है, ये यौगिक शब्द कहलाएंगे। तो आपने जाना गुण शब्द वह शब्द जो अर्थ विशेष के लिए प्रसिद्ध हो चुके हैं, ऐसे शब्द को हम रूढ़ शब्द कहेंगे। यौगिक शब्द अर्थात वह शब्द जो दो शब्दों के संयोग से बना हुआ है। फिर तीसरा है हमारा योग रूढ़ शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जिसमें रूढ़ के भी लक्षण मिलते हैं और यौगिक के भी लक्षण मिलते हैं, ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए 10 जोड़ आनंद शब्द बनेगा दशानन। दशानन शब्द जो है दो शब्द के संयोग से बना है 10 आनंद, तो यहाँ पर ये यौगिक भी है। उसके बाद दशानन शब्द रावण के लिए रूढ़ हो चुका है। यहाँ पर रावण के लिए प्रसिद्ध शब्द है दशानन, तो ये दशानन शब्द जो है रूढ़ का भी गुण देगा और यौगिक का भी गुण देगा। अतः ऐसे शब्द को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए शब्द हमने और बनाया लंब जोड़ उदर। यहाँ पर लंबोदर शब्द बनेगा। यह शब्द दो शब्द के संयोग से बना हुआ है और लंबोदर शब्द गणेश के लिए रूढ़ हो चुका है। अतः यह यौगिक भी है, रूढ़ भी है, इसलिए हम लंबोदर शब्द को योग रूढ़ शब्द कहेंगे। इस प्रकार से रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद बताए गए हैं। तदुपरांत प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। हम अपने दैनिक जीवन में किसी भी कार्य क्षेत्र में विभिन्न प्रकार से हम शब्दों का प्रयोग करते ही रहते हैं, तो वह प्रयोग के आधार पर शब्द कैसे होते हैं, उसके 2 भेद बताए गए हैं। सबसे पहले है सामान्य शब्द। सामान्य शब्द और दूसरा है पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द को तकनीक शब्द भी कहते हैं। सामान्य शब्द वह शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में सामान्य रूप से करते रहते हैं। भोजन, सब्जी,
विद्यालय, घर, मकान, दुकान आदि शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम सामान्य शब्द कहते हैं। इनका हम प्रयोग अपने दैनिक जीवन में सामान्य तौर पर करते हैं। दूसरा है पारिभाषिक शब्द या तकनीकी शब्द। पारिभाषिक शब्द इन्हें इसलिए कहते हैं कि हम इन्हें किसी विशेष कार्य क्षेत्र में या व्यावसायिक परिक्षेत्र में ही ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, इसलिए हम इन्हें पारिभाषिक शब्द या तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे कुलपति, प्रार्थना पत्र, याचिका, भौतिकी आदि शब्द जो है जिनका प्रयोग हम तकनीकी क्षेत्र में या व्यावसायिक क्षेत्र में करते हैं, ऐसे शब्दों को हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर समझ जाना प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। अगला है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के भेद। यहाँ पर हमें जानना है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के भेद। तो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी का अर्थ होता है वह शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि कारण से परिवर्तन उत्पन्न हो, ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द या परिवर्तनशील शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत चार प्रकार के ऐसे शब्द हैं जिनमें परिवर्तन होता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, व क्रिया। ये चार ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है। अब जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द हमने लिखा बच्चा, लड़का, ये दोनों ही पुल्लिंग शब्द है, संज्ञा शब्द है। इसका हमने स्त्रीलिंग बना दिया बच्ची, लड़की। हमने इसका बहुवचन बना दिया बच्चे। यहाँ पर हमने इसका बहुवचन बना दिया बच्चियां। यहाँ पर बहुवचन बनाया हमने लड़के, लड़कियां। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिंग, वचन के कारण इन शब्दों में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात संज्ञा शब्द परिवर्तनशील शब्द है, अर्थात विकारी शब्द है। दूसरा है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द भी विकारी शब्द माना जाता है। सर्वनाम शब्दों में भी इन्हीं कारणों से परिवर्तन आते ही रहते हैं। जैसे वह, मैं, इसका बहुवचन बना देंगे वे, कारक के अनुसार उसका, मैं, बहुवचन हम, हमने। यहाँ पर कारक की भक्ति चिन्ह लगा करके वचन परिवर्तन करके कभी कभी लिंग से भी, जैसे उसका, उसके, उसकी, इस प्रकार से इस सर्वनाम शब्द में परिवर्तन होते ही रहते हैं। तो सर्वनाम शब्द भी विकारी शब्द माने जाते हैं। अगला है विशेषण शब्द। विशेषण शब्द में भी इन्हीं कारणों से परिवर्तन आते ही रहते हैं। जैसे वृक्ष पुल्लिंग शब्द है, इससे पहले हमने विशेषण लगाया मोटा।
मोटी, यहाँ पर ये क्या है पतला, इसमें भी लिंग वचन आदि के कारण परिवर्तन हुए, अर्थात यह विशेषण शब्द भी परिवर्तनशील शब्द है, विकारी शब्द। विकारी में आखिरी है क्रिया शब्द। क्रिया शब्द के विषय में आप सभी जानते हैं कि हम वाक्य रचना जब करते हैं तो वाक्यों में क्रियाओं का होना नितांत आवश्यक है। यदि हम वाक्य में क्रिया न लगाएं तो हमारा वाक्य अपूर्ण ही रहता है। अतः वाक्य की पूर्णता के लिए हमें क्रिया अवश्य लगाना होता है। तो क्रिया के विषय में भी कहा गया है वह विकारी शब्द है, परिवर्तनशील शब्द है, उनमें भी परिवर्तन आता है। जैसे मैंने लिखा पढ़ धातु से हमने जो है क्रियाओं का निर्माण किया, पढ़ा, भूतकाल, पढ़ता, पढ़ता है, पढ़ी, स्त्रीलिंग, पढ़ेंगे, भविष्य का। इस प्रकार से यहाँ पर काल, वचन, लिंग आदि के कारण क्रिया प्रवृत्ति की आप परिवर्तन देख सकते हैं। अतः विकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द माने। तदुपरांत देखते हैं अविकारी शब्द। अविकारी का अर्थ होता है अपरिवर्तनशील, जो किन्हीं परिस्थितियों में अपने रूप को न त्यागता हो, ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं या अपरिवर्तनशील शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयात्मक, व समुच्चय बोधक। ये चार प्रकार के ऐसे शब्द होते हैं जिनमें किन्हीं कारणों से परिवर्तन नहीं आता है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं आप तेज, बच्चा तेज दौड़ता, तेज दौड़ता है। यहाँ पर तेज शब्द जो है दौड़ने की विशेषता के तौर पर प्रयुक्त है। तेज क्रिया विशेषण है, एक वचन के साथ तेज लगाया गया है। यहाँ पर हमने इसी बात को बहुवचन में बदला, बच्चे तेज दौड़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनमें यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द एक वचन के साथ भी वैसा ही था और बहुवचन के साथ भी वैसा ही है। तो क्रिया विशेषण जितने शब्द होते हैं वे सभी परिस्थितियों में एक समान रहते हैं, इसलिए ये अविकारी शब्द है। दूसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक के ऊपर, के आगे, के पीछे आदि संबंध बोधक शब्द कहे गए हैं। ये सभी संबंध बोधक सभी परिस्थितियों में एक समान ही रहते हैं। जैसे मेरे घर के आगे, घर के आगे एक विद्यालय है। मेरे घर के आगे एक विद्यालय है, वर्तमान काल का वाक्य है। यहाँ पर के आगे संबंध बोधक के तौर पर प्रयुक्त है। इसी को हम भूतकाल में यदि
उसके बाद से हम देखते हैं विस्मयादिबोधक शब्द। विस्मयादिबोधक शब्द वह शब्द माने जाते हैं जो मन से यथायथ हमारे सामने उपस्थित होते हैं, जहां पर हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव उभर करके सामने आता है। जैसे आश्चर्य के तौर पर अरे, घृणा, छी, कष्ट को दर्शाने के लिए उफ आदि ऐसे शब्द होते हैं जो विस्मयादिबोधक शब्द माने जाते हैं। ये किन्हीं परिस्थितियों में, किसी काल में, किसी लिंग में, किसी वचन में अपने रूप को नहीं बदलते। ऐसे शब्द को हम विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। ये अविकारी शब्द हैं। तदुपरांत आखिर में हम देखते हैं समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द वह शब्द है जिनका भी परिवर्तन की परिस्थिति में नहीं होता, परंतु, लेकिन, क्योंकि, ये सभी वाक्यों में एक समान ही रहते हैं। ऐसे शब्दों को भी हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो आपने देखा विकारी शब्द और अविकारी शब्द जो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर भेद बताए गए हैं। अब चलते हैं शब्द के वर्गीकरण के अंतर्गत आखिरी भेद अर्थ के आधार पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी शब्द किसी न किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को सामान्य तौर पर 4 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थक या विलोम शब्द। तो आज सबसे पहले समझते हैं एकार्थी शब्द। कुछ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि जैसा कि हमने पहले बताया कि वह किसी एक के लिए ही रूढ़ हो जाते हैं या प्रसिद्ध हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम एकार्थी शब्द कहते हैं, अर्थात वह एक ही अर्थ देता है। जैसे स्वागत, निंदा आदि शब्द ऐसे शब्द हैं जो कि किसी एक अर्थ के लिए ही हैं। ऐसे शब्दों को हम एकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द, कभी कभी वाक्य में कुछ शब्द इस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं जो परिस्थिति के अनुसार अपने अर्थ को देते हैं। ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं, अर्थात वे शब्द किसी एक अर्थ विशेष के लिए रूढ़ नहीं होते हैं, अपितु वह परिस्थिति के अनुसार अपने अर्थ को देते हैं। इसके अंतर्गत कुछ उदाहरण है, जैसे कुल, तीर। 2 उदाहरण क्या मैंने आपको यहाँ पर कुल को देख सकते हैं। कुल का मतलब होता है पूरा योग। इसका उदाहरण देखिए हम, जैसे वाक्य में हमने दिया कि विद्यालय से कुल विद्यार्थी भ्रमण पर निकले हुए हैं। इस वाक्य में कुल का अर्थ होगा सभी। दूसरा है कि पिता ने पुत्र से कहा, हे पुत्र तुम कुल के गौरव। यहाँ पर कुल का अर्थ आएगा वंश। तो आपने यहाँ पर देखा
किनारा। दूसरा, राम रावण के युद्ध में दोनों तरफ से खूब तीर चलाए गए। यहाँ पर तीर का अर्थ हो जाएगा बाण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीर का भी प्रयोग वाक्य में जिस भाव से हुआ होगा उसी भाव से वो अर्थ देंगे। ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तदुपरांत देखते हैं पर्यायवाची शब्द। हिंदी भाषा की विशेषता है कि हिंदी में एक ही वस्तु, स्थान आदि के कई नाम होते हैं। उन नामों की विशेषता है कि जहां जैसा भाव होगा उसी के अनुसार हम उस तरह के शब्द को ग्रहण करेंगे। जैसे जल का उदाहरण आप लेते हैं, जल को आप अम्बु, नीर, तोय आदि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसका प्रयोग कहाँ होगा ये महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि अब जल के पर्यायवाची शब्द हैं तो हम किसी शब्द को कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ विद्वानों के अनुसार जब कवि पद्य लेखन करते हैं तो अपने तुकान को बनाने के लिए सुविधा अनुसार एक ही शब्द के कई पर्यायवाची शब्द को प्रयोग में लेने लगते हैं। गद्य लेखन में भाव और परिस्थिति के अनुसार ही हम शब्दों को ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए लें कि मुझे प्यास लगी है, मुझे अम्बू पिलाओ, वाक्य अटपटा लगेगा क्योंकि यहाँ पर जो भाव है वो पानी ही से लगेगा, अर्थात मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। यहाँ पर दूसरा वाक्य प्रयोग किया मैंने कि नदी का जल शीतल है, नदी का पानी शीतल है नहीं कर सकते। नाली का जल गंदा हो चुका है नहीं सही लगेगा, नाली का पानी गंदा हो चुका है सही लगेगा। इस प्रकार से भाव परिस्थिति आदि के अनुसार हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं। आखिरी है विलोम शब्द। विलोम शब्द अर्थात विपरीत अर्थ देने वाले, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द की विशेषता होती है कि जैसा शब्द हमारे सामने प्रस्तुत है वैसे ही शब्द में हम विलोम लिखेंगे। अर्थात तत्सम शब्द का यदि विलोम लिखने के लिए कहा गया है तो आप तत्सम शब्द से विलोम ही लिखेंगे। तद्भव शब्द का हो तो उसका भी विलोम तद्भव में ही होगा। देशज का हो तो उसका भी विलोम देशज में ही होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं दिवस, विलोम लिखना हो उसका हम लिख सकते हैं रात्रि। माता पिता, ऐसे शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। और विलोम शब्द में हमें ध्यान देना होता है कि जैसे शब्द हमारे सामने है वैसे ही शब्द में हम उसका विलोम शब्द लिखें। तो इस प्रकार से आज आपने सीखा शब्द रचना एवं शब्द भंडार। शब्द भंडार से अभिप्राय इन्हीं शब्दों से है, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची और विलोम। इसके अतिरिक्त भी शब्दों को कुछ भागों में बांटा गया है। तो आज आप सभी ने सीखा शब्द रचना एवं शब्द भंडार। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। फिर हम अगले कक्षा में नए प्रकरण के साथ